हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। दिस इज आकाश प्रजापति एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल वन एग्जाम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर मिलकर टेंस सीखने की शुरुआत कर चुके हैं और टेंस से रिलेटेड पिछली कई क्लासेस हो चुकी हैं। फिर वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो, कंटिन्यूअस टेंस की हो, परफेक्ट टेंस की हो और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हो। सभी टेंस का जो पहला क्लास होता है, जो बेसिक क्लास होता है, उसमें हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करते हैं। उसके बाद जो उसी टेंस का दूसरा जो क्लास होता है उस पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं या जैसे जैसे क्वेश्चंस आने होते हैं एग्जाम्स में, हम उन सभी चीजों पर बात करते हैं और एकदम डिटेल से सारी चीजें समझते हुए चलते हैं। तो अगर आपको टेंस में कहीं पर भी समस्या हो रही है, चाहे आप एकेडमिक लेवल में हो यानी 6 to 12 में हो, अगर आपको ट्रांसलेशन से दिक्कत हो रही है तो हम बाकायदा यहाँ पर एकदम डिटेल में, एकदम विस्तार से, डीप लेवल से पर सभी की सभी चीजें ट्रांसलेशन करना सिखाते हैं आपको, सेंटेंसेस को। और उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट से या इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप हमारे चैनल वन एग्जाम से जुड़ जाइए और इस पर एनरोल होने के लिए, जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को। इंग्लिश की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे चैनल की इंग्लिश की क्लासेस को डेली बेसिस पर जरूर देखें। और उसके अलावा हमारे चैनल वन एग्जाम पर डेली बेसिस पर मैथ्स के और हिंदी की प्रैक्टिस के लिए आपको लाइव टेस्ट कराए जाते हैं या प्रैक्टिस आपको कराई जाती है, वो भी शाम के समय में, जिसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही दे दी जाती है। तो उस टाइम पर आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए या उस क्लास से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको अपनी आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो प्रैक्टिस कराई जाती है उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, मॉडल क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे जैसे भी हो। हिंदी की और मैथ्स की क्लासेस डेली आपकी लाइव होती हैं, शाम में होती हैं। तो इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करें और उनको आप शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के बीच, रिलेटिव्स के बीच, ताकि वो लोग भी इसका फायदा ले सके या इसका लाभ उठा सके, इसको अवेल कर सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्या? पिछली क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन था उसको हमने सीख लिया है। यानी हम कहां पहुंच चुके हैं? हमने पूरे प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखना शुरू कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड एक क्लास हमारी हो चुकी है और उसमें जितने भी सारे बेसिक रूल्स होते हैं जो सभी टेंसेस में फॉलो किए जाते हैं, उसके 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सभी जो बेसिक चीजें होती है, जो परमानेंट चीजें होती है, उनको हमने उसमें सीख लिया। लेकिन हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कुछ अलग से रूल्स होते हैं ट्रांसलेशन के, उनको आज हम इस क्लास में सीखेंगे। और वे अलग से रूल्स की जैसे बात करते हैं तो उनमें आप कह सकते हैं कि जैसे एक कभी नहीं से रिलेटेड ट्रांसलेशन पूछा जाता है ना, जिसका ट्रांसलेशन हम नेवर से करते हैं। ठीक है, तो कभी नहीं वाले ट्रांसलेशन का रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि अभी कल हमने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज करते हैं और डिड का जब यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। हमने ये भी बताया था, अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप उसको जरूर देख लें। और तो ये हो गया एक स्पेसिफिक रूल, नेवर वाला होता है। फिर इंट्रोगेटिव में बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में तो डिड का यूज या किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब का यूज तो किया ही जाता है। लेकिन यहां आपको एक क्वेश्चन मिलेगा या एक सेंटेंस मिलेगा हु से रिलेटेड। ठीक है, कौन, जिसके आगे या कहीं पर भी लगा होगा, तो कौन वाला क्वेश्चन का ट्रांसलेशन हम सीखेंगे। और उसके अलावा भी आपको यहाँ पर हुज, हुम या फिर हाउ मेनी, हाउ मच से रिलेटेड या फिर विच से रिलेटेड क्वेश्चंस के जैसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं तो उनका आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। तो आज की क्लास देखने के बाद आपको इन सभी चीजों में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी। तो मन लगाकर लास्ट तक क्लास को देखते रहिए। और अगर आप यहाँ पर देख ही रहे हैं क्लास को तो
मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको नोट करते चलें, जितने भी रूल्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये आप अगर एक बार इनको आप सीख लेते हैं या एक बार नोट डाउन कर लेते हैं तो ये चीजें आपके लिए परमानेंट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स में अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ अलग सा रूल नहीं होता है। हमने कल बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और इसमें हमने कुछ 2-3 बातें बताई थी कल की क्लास में कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज नहीं करते हैं, और जब डिड का यूज नहीं करते तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। और इससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर हमने बताया था वो था सब्जेक्ट पहले यूज करते हैं, फिर उसके तुरंत बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके बाद जो यूज करेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर कुछ चीजें बच रही हैं तो अदर का यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, जैसे अगर हम कहें उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा आ रहा है। इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में या तो ता था, ती थी, ते थे जैसे टर्म्स आते हैं, या फिर आपका आएगा क्या आ ई ए, जैसे खाया पिया रहा लिखा उठा बैठा गई आई सोई जागी, ऐसे ऐसे चीजें आपको देखने को मिलेंगे। या फिर वे खेले वे उठे वे पढ़े, तो आ ई ए जैसे यहां देख रहे हैं आ रहा है तो इसके बाद कुछ नहीं आता है, यानी केवल यही अकेले आता है। तो आपका कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन के लिए हमने उसने के लिए बताया था ही लगा दीजिए या सी लगा दीजिए, ही। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ही रोट अ लेटर टू हिज फादर, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन हम इसका कर लेते हैं। इसमें हमको कहीं भी अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको जो चीजें डिफिकल्ट लगती है, जो चीजें टफ लगती है, वो क्या होती है, वो नेगेटिव सेंटेंस का जब कभी नहीं वाला नेवर वाला सेंटेंस आ जाता है तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, और उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को आज हम दूर करेंगे आपकी। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में जो एक चीजें बनती हैं डिड नॉट से रिलेटेड, जो केवल नहीं वाला क्वेश्चन होता है, तो उसका तो आप ट्रांसलेशन डिड नॉट से कर लेते हैं। कि जैसे अगर हम कहें मैंने उसे नहीं पीटा या मैंने उसे नहीं मारा, तो अब देख रहे हैं कि केवल नहीं अकेले आ रहा है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस आपका बना रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम डिड नॉट लगाकर बनाते हैं। ठीक है, डिड नॉट कैसे लगाएं कि जैसे अगर हम कहें आई डिड नॉट बीट हिम, आई डिड नॉट बीट हिम, तो नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड हमने कल 2 बातें बताई थी कि हाँ इसमें डिड का यूज किया जाता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर हमने कल बताया था, सब्जेक्ट था, फिर डिड नॉट था तुरंत में, और फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और अगर कुछ चीजें बच रही हैं तो आप अदर का यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया था। इसके बारे में कल हम डिटेल से बात कर चुके हैं, और इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में एक दूसरा सेंटेंस बनता है, एक दूसरे टाइप का सेंटेंस बनता है। वो क्या होता है कि कभी नहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, या नेगेटिव सेंटेंस में जब आपको कभी नहीं लगा रहे। कभी नहीं के लिए हम यूज किसका करते हैं, इसको भी आपको बताते चले, तो वो हम किसका यूज करते हैं, नेवर का यूज करते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं होता है। तो कभी नहीं वाले सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसके पहले हम 1-2 सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें मैंने तुमको गाली
कभी नहीं दिया, मैंने तुमको गाली कभी नहीं दिया। आप देख रहे हैं कि इसमें कभी नहीं एक वर्ड आ रहा है और कभी नहीं का ट्रांसलेशन तो हम नेवर से करते हैं, लेकिन नेवर किससे कैसे करते हैं? तो क्या आप इसके साथ लिख देंगे आई डिड नेवर अब्यूज यू, आई डिड नेवर अब्यूज यू? नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कि नॉट नहीं के लिए तो नॉट लगता है, अब नेवर कभी नहीं के लिए डिड के बाद नेवर लगा दिए तो गलत कैसे हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। इसके लिए हम आपको कुछ एक दो बातें फिर से बताएंगे, उनको आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ, नेगेटिव सेंटेंस में जो कभी नहीं वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें फिर से हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज डिड इज नॉट यूज्ड, पहली बात हो गया। जो नहीं कभी नहीं वाले नेवर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड इज नॉट यूज्ड, यानी डिड का यूज नहीं किया जाता है। और हमने कल ही बताया था कि जब डिड का यूज नहीं करेंगे तब हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? तब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो लिख सकते हैं V2 इज यूज्ड। ठीक है, डिड का यूज नहीं करेंगे। जब जब भी आप डिड का यूज नहीं करेंगे तब तक आपको सेकेंड फॉर्म लगाना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। आप इस बात को हमेशा गांठ बांधकर दिमाग में रख लीजिए। जहां भी कहीं भी डिड का यूज होगा वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और जहां डिड का यूज नहीं होगा वहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। अब इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर नेवर का तुरंत यूज कर देंगे, और फिर आप किसका यूज करेंगे? फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट बच रहा है, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। अगर कुछ बातें बचती हैं तो आप अदर में उसको लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। अब इसको ट्रांसलेट करके आप कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे अभी। ये क्लास वर्क मान लीजिए अपना। चलिए इसका आप ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट करके कमेंट भी करना है आपको, और सही ट्रांसलेट करना है। चलिए, उम्मीद है कि कर लिया होगा आपने। सब्जेक्ट आपका क्या है? आई है, और उसके तुरंत बाद क्योंकि सेंटेंस में कभी नहीं आया है तो हम एक वर्ड नेवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आप कहेंगे कि नेवर का यूज करेंगे। तो आई नेवर, और जब भी डिड का यूज नहीं करेंगे हमने बताया वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। और गाली देना, गाली देना का क्या होता है? एब्यूज, और सेकेंड फॉर्म एब्यूज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्यूज्ड, डी लग जाता है। तो आई नेवर एब्यूज्ड, किसको? ऑब्जेक्ट क्या है? तुमको, यानी यू। ठीक है, आई नेवर एब्यूज्ड यू, मैंने आपको या मैंने तुमको कभी गाली नहीं दिया। ठीक है, हो सकता है कभी नहीं साथ में दिखे, हो सकता है कि कभी और नहीं अलग अलग दिखे, दूर दूर दिखे। तब आपको ऐसे कंडीशन में हमेशा नेवर का ही यूज करना है। ठीक है, चलिए एक दो सेंटेंस और देख ही लेते हैं। सोहन ने अपने भाई को कभी नहीं पीटा। सोहन ने अपने भाई को कभी नहीं पीटा। उन्होंने कभी अपना काम पूरा नहीं किया। उन्होंने कभी अपना काम पूरा नहीं किया।
देखिए दो सेंटेंस लिखे गए हैं, दोनों को आपको ट्रांसलेट करना है किस मेथड से, जो हमने अभी आपको रूल्स बताए हैं उन्हीं रूल्स से आपको ट्रांसलेट करना है। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सोहन ने अपने भाई को कभी नहीं पीटा। सब्जेक्ट आपका क्या है, सोहन है। चलिए हमने सोहन लिख दिया। कभी नहीं के लिए हमने बताया कि डिड नेवर का यूज नहीं करते, डायरेक्ट नेवर का यूज करेंगे। नेवर हमने लगा दिया और वर्ब की सेकंड फॉर्म बीट का बीटन होता है दो बार, या वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी बीट का यूज किया जाता है। सोहन नेवर बीट हिज ब्रदर। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। उन्होंने के लिए हमने कल बताया था दे का यूज किया जाता है, और उसके तुरंत बाद ये देखिए एक कभी आया हुआ है यहाँ और नेवर यहाँ आया है, दोनों मिलाकर तो आपका कभी नहीं बन रहा है ना, तब तो आप नेवर का यूज करेंगे। दे नेवर कंप्लीट दियर वर्क। दे नेवर कंप्लीट दियर वर्क। वे अपना काम कभी नहीं करते हैं, करते थे या किया। तो यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, कंप्लीटेड होना चाहिए। दे नेवर कंप्लीटेड दियर वर्क। उन्होंने अपना काम कभी भी पूरा नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन में हम नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और यही रूल आपका जो सामान्य रूल होता है उससे अलग हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करेंगे। और जैसे हमने कल बताया था ना कि निगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं, और डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन है तो ये भी निगेटिव, लेकिन यहां तो ना तो डिड का यूज किया जाएगा और ना तो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ स्पेशल रूल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, उनको सीखते हैं कि उनका ट्रांसलेशन किया कैसे जाएगा। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन की शुरुआत किससे होती है, क्या वर्ड से होती है, या जिस सेंटेंस की शुरुआत हिंदी के क्या वर्ड से हो, जिस हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या वर्ड से हो, वही आपका क्या हो जाता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। और ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ही लगाकर करते हैं। ठीक है, और अगर दूसरे टाइप की बात करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन की शुरू के सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी आपको दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, कोई क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कौन, किसको, ये सभी वर्ड्स आपको बीच में दिखेंगे सेंटेंस के। और ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो बीच में लिखे गए वर्ड्स होते हैं उन्हीं की आपको इंग्लिश निकालकर आगे सबसे पहले रख देना होता है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट करते हैं किसका, ओपन एंडेड क्वेश्चन का। लेकिन हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने कल बताया था कि हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हमेशा किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जो कल के बताए गए स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे और जो कि कल के बताए गए रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। इन्हीं बातों को आज हम जानते हैं। अगर आप कल की क्लास नहीं देखी हुई है पास्ट इंडेफिनिट की या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहली क्लास नहीं देखी हुई है, तो आई रिक्वेस्ट आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सबसे पहले हु वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वाले की, कौन से, कौन। ठीक है, तो कौन के लिए या कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु होती है। तो सबसे पहले हम हु या कौन वाले क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं या इसके रूल्स कुछ समझते हैं। इसके लिए सबसे, जैसे अगर हम एक सेंटेंस आपको लिख ले कि तुम्हें कौन, तुम्हें कौन
प्रतिदिन बुलाता था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में आपको कौन वर्ड इस्तेमाल यूज किया गया है और इसीलिए ये आपका क्या हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। कल हमने जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें ओपन एंडेड के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बताए थे और फिर डिड का यूज बताए थे, फिर सब्जेक्ट का यूज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज और फिर ऑब्जेक्ट का, फिर अगर कुछ बच रहा है तो अदर का यूज। कुछ ऐसा ही बताए थे, आप पिछली क्लास देखे होंगे। तो लेकिन अब क्या हम इसके लिए सबसे पहले लगा दें हु डिड। अब तुम्हें आपको देखने में तो लग रहा होगा कि तुम्हें एक क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। आप लगा देंगे क्या, यू डिड यू, हु डिड यू कॉल डेली। आप अगर ऐसा ट्रांसलेशन करते हैं तो आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, एकदम से इसको गलत कहा जाएगा। ये बिल्कुल सही ट्रांसलेशन नहीं है। इसका सही ट्रांसलेशन हम अभी करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला जो रूल आप लिखेंगे, कुछ खास बातें लिखेंगे, उनमें आप नोट कर लीजिए कि हु वाले सेंटेंसेस में हु को ही क्या माना जाता है, हु को सब्जेक्ट माना जाता है। हु इज कंसिडर्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम कौन वर्ड, ठीक है। जिसमें कौन वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हु वर्ड जो होता है, क्वेश्चन वर्ड, वही हमारा क्या माना जाता है, सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम क्वेश्चन किससे करते हैं, कौन से करते हैं, या हु वर्ड से क्वेश्चन करते हैं। तो जब हु वर्ड ही उसमें लगा हुआ है तो आपको सब्जेक्ट कहां मिलेगा, तो इसीलिए हम उसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज एक बार फिर से यहां पर नहीं किया जाएगा। डिड इज नॉट यूज्ड इन द हु टाइप ऑफ द सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे फिर से कि जब डिड का यूज नहीं होता है तब यूज किसका किया जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। कुछ इतने तरीके के रूल या कुछ इतने रूल आप इसको हमेशा दिमाग में बैठाए रहेंगे। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब इसके स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम हु वर्ड को ही लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके तुरंत बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ना। अब ये सब्जेक्ट हो गया तो फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए और वर्ब हमने लगा दिया और फिर उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और फिर बाकी की अदर चीजें हमको चाहिए होती है। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं किसका, हु वाले सेंटेंसेस का। अब उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रख के, 3 चीजें क्या ध्यान में रखेंगे कि हु को सब्जेक्ट की तरह माना जाएगा, डिड का यूज नहीं किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो कि है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसका ट्रांसलेट हम करेंगे कि सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे और हु हमारा सब्जेक्ट हो गया तो यू हमारा सब्जेक्ट ना होकर ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट ना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम किसको वर्ड से क्वेश्चन करते हैं। तो तुम्हें प्रतिदिन या किसको प्रतिदिन कौन बुलाता था, तो वही बात है कि तुम्हें हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हु के बाद हम लगाएंगे सेकेंड फॉर्म हु कॉल्ड। अब यू हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट ये है तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट वही होगा। हु कॉल्ड यू डेली कर दीजिए या एवरी डे कर सकते हैं आप। अब ये सेंटेंस आपका सही ट्रांसलेट हो गया। हाँ, एक बात और कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए रहेंगे। अब ये सेंटेंस आपका इस तरह से ट्रांसलेट किए जाएंगे। आप इन सभी रूल्स को नोट कर लीजिए और इन सभी रूल्स या फिर इन सभी रूल्स को का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस
में हमने जैसे कल बताया था कि डिड का यूज किया जाता है, तो इसमें डिड का यूज नहीं हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, इसीलिए ये एक अलग या एक स्पेशल रूल हो जा रहा है। तो इन्हीं बातों पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस आपको और देता हूं, फिर हु वाला रूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं कि तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता था। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता था, आप इसका ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। या अगर एक सेंटेंस चलिए और दे देते हैं, नदी में कौन नहाता था। चलिए दो सेंटेंस दिए गए, छोटे छोटे ही सेंटेंस दे रहे हैं ताकि आप इनको सीख सके, आप इनको ट्रांसलेट कर सके, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, तभी आप बड़े से बड़े सेंटेंस को, आप इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इनको ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन वाले को या हु को ही हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे हु, अगर और उसके बाद वर्ब लगाएंगे आना। आना का सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगा, एट योर होम डेली कर दीजिए। तो ये हो गया आपका ये वाला सेंटेंस ट्रांसलेट। डिड का यूज नहीं करेंगे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। नदी में कौन नहाता था, ठीक है। हु लगाएंगे, बाथड लगा देंगे, हु बाथड इन द रिवर कर देंगे, ठीक है। हु बाथड इन द रिवर, डिड नहीं लगाएंगे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे हु वाले सेंटेंसेस में। आगे अगर बात करते हैं तो आपका आता है आपका अब अगला स्पेशल रूल बनता है किससे, जब आपके सेंटेंस में कितना वर्ड आए, जब आपके सेंटेंस में कितने वर्ड आ जाए, जब आपके सेंटेंस में किसका वर्ड आ जाए, जब आपके सेंटेंस में कौन सा या कौन सी वर्ड आ जाए, ठीक है। तो इन सभी के लिए आपका एक अलग से रूल बनता है, उसको हम सीखेंगे कि जिस सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स दिखाई देते हैं उनमें आप ट्रांसलेशन करने में उनमें आपको प्रॉब्लम होती है, और उसी प्रॉब्लम को आज हम दूर करेंगे, उसी को आज समझेंगे। कितने के लिए हम यूज किसका करते हैं, हाउ मच का यूज करते हैं, और कितने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ मेनी का यूज करते हैं, और किसका के लिए यूज करते हैं हम हुज का, और कौन सा के लिए कौन सी के लिए हम विच का यूज करते हैं, ठीक है। तो इतने सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले, जैसे अगर हम एक सेंटेंस आपको दे देते हैं, यह कार किसकी, यह कार किसकी नहीं, यहां आप कह देंगे तुमने कौन सी कार खरीदी, तुमने कौन सी कार खरीदी। अब कौन सी आ रहा है और लास्ट में आ रहा है, तो आपका ये सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करने के लिए सबसे ये जो होते हैं ये रूल्स, ये सभी टेंसेस पर एप्लीकेबल होते हैं। ये स्पेशल रूल होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, ये सभी टेंस पर एप्लीकेबल होंगे। पहला रूल ये ध्यान रखेंगे कि इन सभी वर्ड्स के साथ जो भी
जुड़े हुए वर्ड्स रहेंगे उनकी इंग्लिश को सबसे पहले लिख दिया जाता है। हमने क्या कहा कि इन क्वेश्चन वर्ड से जो रिलेटेड मीनिंग होती है, रिलेटेड वर्ड्स जो होते हैं, उन्हीं को सेंटेंस के सबसे शुरुआत में ही रखा जाता है। अभी तक इसके पहले क्या हो रहा था, आप जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस में क्या कर रहे थे कि जो क्वेश्चन वर्ड आता था केवल उसी की मीनिंग को सबसे पहले लिखते थे, लेकिन यहां एक स्पेशल बातें ये हो जाएंगी कि इसके साथ जैसे कौन से के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी मीनिंग सबसे पहले हम आगे रख देंगे। बाकी फिर हेल्पिंग वर्ब का डिड का यूज किया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। जब डिड का यूज किया जाएगा तब तब हम जानते हैं। तो इनका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इनके साथ हम केवल मैं जो क्वेश्चन वर्ड लिख रहा हूं तो इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स की बात होगी, ठीक है। और इनके साथ हम रिलेटेड या जॉइंट वर्ड्स की मीनिंग लिख लेते हैं। जी, जैसे अब कौन सी के साथ कौन सा वर्ड जुड़ा है, कार, इसके तुरंत बाद आने वाले वर्ड्स ही इसके जुड़े हुए वर्ड रहेंगे, तो इनके साथ रिलेटेड वर्ड्स की मीनिंग रख लेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज इसके बाद में करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर कुछ बच रहा है तो आप अदर का यूज करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहां इसको देखते हैं, तुमने कौन सी कार खरीदी, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, लेकिन इसके लिए हम सबसे पहले विच का यूज करेंगे, विच कार। अब इसके साथ जुड़ा हुआ वर्ड क्या है, कार हमने लगा दिया। इसके साथ हमने कहा रिलेटेड वर्ड्स को लगाना है, यानी इसके साथ जुड़े हुए वर्ड्स को आपको लगाना है, ठीक है। विच कार, डिड हम लगाएंगे, यू लगा देंगे और बाई कर देंगे। विच कार डिड यू बाई, तुमने कौन सी कार खरीदी या तुमने कौन सा कार खरीदा। तो ये आपका हो गया सेंटेंस ट्रांसलेट, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी। चलिए मैं आपको एक दो सेंटेंस और दे देता हूं। इस स्ट्रक्चर को उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। उसने आज कितने या कितना पैसा बर्बाद किया, बर्बाद किया, ठीक है। उसने आज कितना पैसा बर्बाद किया। और एक सेंटेंस दे देता हूं, उसने कितने दोस्तों को निमंत्रण दिया, उसने कितने लोगों को निमंत्रण दिया, कितने दोस्तों को निमंत्रण दिया। आप इनको ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करके कमेंट करेंगे। चलिए, उसने आज कितना पैसा बर्बाद किया, देखते हैं। कितना के लिए हमने बताया सबसे पहले हम हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ मच, और इसके साथ जुड़ा हुआ वर्ड क्या है, पैसा या मनी, तो इसको आप सबसे स्टार्टिंग में लिख लेंगे, केवल इतना ही ध्यान देना है, हाउ मच मनी। अब डिड का यूज कर देंगे, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। ही वेस्ट, टुडे कर दीजिए, आज भी आया हुआ है, तो ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। सबसे पहले हमने हाउ मच, हाउ मेनी या जो भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड्स उन सभी में से आपको दिखेंगे उनका यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यूज किसका करेंगे, इसके साथ जो जुड़ा हुआ वर्ड रहेगा उसका, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर
जो अदर वर्ड या कुछ भी चीजें बची हुई है उनका आप यूज करेंगे। उसने कितने दोस्तों को निमंत्रण दिया, तो हाउ मेनी लगा देंगे, हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड ही इनवाइटेड या इनवाइट। तो ये आपका सेंटेंस हो गया ट्रांसलेट। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, एक बात ये कि ऐसे ही सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी मिलेंगे, ऐसे ही सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी मिल सकते हैं। आपको एक बात ध्यान ये देना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज किया जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट लगा देंगे। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को निगेटिव बनाए, उसने आज कितना पैसा नहीं बर्बाद किया, अगर हम यहां पर निगेटिव बनाते हैं तो हाउ मच मनी डिड ही नॉट, आप यहीं पर नॉट का यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कुल मिलाकर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज किया जाएगा। तो ऐसे ऐसे रूल्स या ऐसे ऐसे वर्ड्स से जब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तब आप इनका ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने आज की इस स्पेसिफिक रूल्स के क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है बेसिकली ट्रांसलेशन। तो अब आपको आने ही लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, अभी भी अगर नहीं आ रहा है, तो आप इन्हीं 2 क्लासेस को 1-2 बार और देख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। बेटर आप हो जाएंगे ट्रांसलेशन करने में, बिल्कुल इसमें आपको किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी रूल्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन पर हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल 1 एग्जाम से जुड़े रहिए। और हाँ, एक बार फिर से कि मैथ और हिंदी की डेली लाइव क्लासेस आपको ली जाती हैं शाम में इसी चैनल 1 एग्जाम पर। तो आप उनमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, और वो बेसिकली प्रैक्टिस क्लासेस होती है। और प्रैक्टिस भी किसकी होगी, जो आगामी एग्जाम्स या आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं, जैसे एसएससी जीडी की हो गई, एसएससी सीजीएल की हो गई, इन्हीं सभी एग्जाम से रिलेटेड उसमें प्रैक्टिस कराई जाती है और ऐसे ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आप उनमें अवश्य जुड़े, इससे आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलेगा और आप अपने परीक्षा में, अपने एग्जाम हॉल में बेटर परफॉर्म करके आएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।